Yeah, good morning everyone. Today we are making a video on the topic combustion and flame class 8th. We are doing its videography from Lakmeer Singh class 8th. To start with this chapter, as everybody knows, the burning of a substance in oxygen. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आपको पता है एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, राइट? तो और हीट एंड लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसी को कंबशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंबशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न करेगा किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एयर की प्रेजेंस में बर्न करेगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कंबशन का मतलब है बर्निंग। कोई भी चीज जब बर्न होगी, राइट? हम केमिकल प्रोसेस जो है कंबशन का और इसके डिफरेंट टाइप्स को इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कंबशन की। तो कंबशन की डेफिनेशन मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन कर लें। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, एक पेंसिल अपने हाथ में लीजिए और साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ और हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस करेगा, उसे कहेंगे कंबशन। जो लाइट कंबशन के दौरान दी जाएगी उसे हम फ्लेम भी कह सकते हैं या हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वो ग्लो करेगी, राइट? ये बात आप ध्यान में रखना। एक सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पे वुड जो है वो बर्न करती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो चारकोल है वो बर्न करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन में अंडरगो हो जाते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल कहते हैं। मतलब कंबस्टिबल बेटा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बर्न करेंगे और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे, इन्हें हम फ्यूल भी कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको कंबशन के। आप राइट साइड पे मेरे एक पिक्चर देख सकते हैं, फिगर नंबर 1 में। ये पिक्चर आपको कंबशन के बारे में बताती है कि कैसे वुड बर्न हो रही है और कंबशन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है ये सूटी फ्लेम यानी इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूटी फ्लेम यानी इनकम्प्लीट कंबशन। और मैं एक और बात बताऊं, इस टाइप के कंबशन को देखो, सूटी, SOOTY, प्लीज अपनी बुक में साथ साथ लिखते रहिए। इस टाइप के कंबशन को सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है और ये इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है, प्लीज लिखते रहिए। इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात, फ्लेम का जो कलर होगा वो येलो होगा और येलो फ्लेम भी होगा और रेजिड्यू बच जाएगा पीछे, ठीक है? रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। आपको पता ही है कि अगर आप बर्न करेंगे वुड को तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे रेजिड्यू यानी कि ऐश की फॉर्म में रेजिड्यू आपका बच जाएगा, ठीक है? ये बात आपको पता ही है। ओके, अब हम बात करेंगे कंबशन ऑफ मैग्नीशियम की। आप सभी को पता है कि जो मैग्नीशियम का सिंबल है वो Mg है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो वो बर्न करना शुरू कर देता है, यानी कि वो कंबशन के अंडर जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए आप प्लीज और साथ साथ लिखते रहिए। जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो होता है Mg+O2 यानी कि ऑक्सीजन, इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन कैसे रहा है। मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2+, ऑक्सीजन का है 2-, ये आप कैंसिल करेंगे 1-1, तो ये बन जाएगा Mg1O1 यानी कि सिंपली MgO बन जाएगा, ठीक है? और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्निंग है मैग्नीशियम की एयर में और जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये एक तरीके का कंबशन प्रोसेस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अभी मैंने आपको बताया था कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो बर्न करने पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
अब हम बात करेंगे कंबशन ऑफ चारकोल की। चारकोल जो होता है वो मेनली कार्बन होता है। अगर आप चारकोल के किसी भी पीस को होल्ड करके रखेंगे पेयर ऑफ टोंग से, टोंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम चारकोल को पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाएगा ना, हाथ जल जाएगा अगर हाथ से उठाओगे तो। और फर्दर उसे हीट करोगे इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, तो वो बर्न करना शुरू कर देता है। जब ये चारकोल बर्न होता है और जो कार्बन होती है चारकोल के अंदर प्रेजेंट, वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, CO2 बनाती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। काफ़ी सारी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है इस कंबशन रिएक्शन में, लेकिन थोड़ी सी ही हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी वजह से चारकोल जो है ग्लो कर जाता है। धीमी आंच पे पकता है, ये आपको पता ही है। इसकी रिएक्शन होगी C यानी कि कार्बन का फॉर्म प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गिव्स CO2। लिखते रहिए ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं साथ साथ तो लूज कर देंगे सारा। प्लस में क्या बनेगा, हीट बनेगी। एक सेकेंड, प्लस में क्या होगा, हीट बनेगी। यहाँ पर देखते रहिए और साथ साथ लिखते रहिए प्लीज, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो कोल होता है बेटा, वो काफ़ी सारा कार्बन कंटेन करता है। तो कोल जो है बर्न करेगा एयर में और क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 हीट और लाइट। यानी कि चारकोल और जो कोल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। दोनों एग्जाम्पल में कंबशन की अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ऑक्सीजन काफ़ी नेसेसरी है कंबशन के लिए। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है रियल में सपोर्टर है कंबशन का। अधिकतर जो कंबशन के केसेस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एयर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर ही ऑक्सीजन कंटेन करती है। तो या तो हम ऑक्सीजन को लिखें एज सपोर्टर ऑफ कंबशन, या हम एयर को लिखें एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। दोनों हमारी एक ही बात होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे फूड की। फूड एक तरीके का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। रेस्पिरेशन के दौरान जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है, और CO2 प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो हीट एनर्जी है ये फर्दर यूटिलाइज की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा। यानी कि रेस्पिरेशन भी प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक तरीके का स्लो कंबशन है फूड का, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर मैं एक रिएक्शन आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ लिख लीजिए। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। प्लीज़ यहाँ देखिए गनी, C6H12O6। अगर ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ये रिएक्शन आप बैलेंस खुद कर लेना। और यही जो एनर्जी है ये काफ़ी यूज़फुल होती है हमारी डेली की एक्टिविटीज़ के लिए। आपने ये देखा है कि ब्राउन कलर का रस्ट होता है जो आयरन नेल में प्रेजेंट होता है और बाकी सारे सब्सटेंसेस में भी प्रेजेंट होता है। ये जो रस्ट होता है ये कब फॉर्म होता है, जब आयरन स्लोली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। मैं इसकी अभी आपको रिएक्शन भी लिखवाता हूँ। ये जो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का वो एक तरीके का स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। मैं आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, आप अपनी बुक में प्लीज़ गनीव लिख लीजिएगा। रिएक्शन ये कहती है, एक सेकेंड मैं रब कर देता हूँ। रिएक्शन लिख लीजिए गनीव, Fe आयरन जो कि सॉलिड है, जब ये O2 जो कि एक गैस है प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे हम ऐसे बोलेंगे X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Fe2O3.H2O। यही आपका रस्ट का फॉर्मूला है और इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है।
आई रिपीट, इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। आई होप आपने लिख ली होगी गनीम, कि मैं सेंड कर दूं आपको व्हाट्सएप पे ये। एक सेकंड, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ये सेंड कर देता हूँ गनीम, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ताकि आप देख सकें। मैंने आपको सेंड कर दिया, अगर रह गई होगी तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो गनीम ये ध्यान रखना, रस्ट कुछ इस तरीके से बनता है जब ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ आयरन कंबाइन करता है। आगे देखिए, आगे आपको पता है कि जो सन है वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है सन के अंदर, ये ऑर्डिनरी कंबशन की वजह से नहीं होती, जो ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में होता है। सन जो है हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इस टाइप के जो रिएक्शन है, लिख लो, इन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। प्लीज लिख लीजिए साथ साथ, ठीक है। तो इसमें होता क्या, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और काफी सारी हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल रिएक्शन की। आपको करना क्या है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है गनीम, एक लाइटेड मैचस्टिक के साथ ये जो पीस ऑफ पेपर है उस पर एक जलती हुई माचिस की तीली लगानी है। तो आप ये फाइंड करेंगे कि जो पेपर है वो बर्न करना शुरू कर देगा। तो अगर पेपर बर्न करना शुरू कर देता है तो हम बोलते हैं कि पेपर जो है वो कंबशन के अंडरगो हो रहा है। तो अब हम यही एक्टिविटी स्टोन के साथ और एक जलती हुई माचिस की तीली के साथ करेंगे, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि स्टोन जो है बर्न नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोन का जो पीस था वो तो कंबशन के अंडरगो नहीं हुआ। इसका मतलब है सारे सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास मौजूद हैं वो बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं गनी, एक है कंबस्टिबल और एक है नॉन कंबस्टिबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न कर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन शो करेंगे उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इनके अंदर आ गए पेपर, क्लोथ यानी कि सारे फैब्रिक, स्ट्रॉ, कुकिंग गैस, इसमें एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म बताइएगा नहीं। वेरी गुड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, वुड लकड़ी, चारकोल, कोल, काउडंग, डंग केक, ठीक है। इनकी सबसे लो होती है कैलोरीफिक वैल्यू, सिर्फ 5 to 8 किलो जूल पर ग्राम होती है। देखो दो टर्म इसमें आएंगी, कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम को मैं हीट कर रहा हूँ और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। और एक टर्म आएगी इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, उसे क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। याद रखना, इग्निशन टेम्परेचर ना तो बहुत हाई होना चाहिए और ना बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न नहीं करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबशन के अंडरगो नहीं जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कई जो एग्जाम्पल हैं हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के, अब मैं उनके बारे में बात करूंगा। देखिए एक सेकंड, हाँ, कई जो सब्सटेंसेस हैं जो नॉन कंबस्टिबल हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक, सॉइल, वाटर, आयरन नेल्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, एस्बेस्टॉस। ये भी ऐसे सब्सटेंस होता है जो बर्न नहीं होता, एस्बेस्टॉस। और अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी एस्बेस्टॉस की, मिस्टर गनीव, अगर आपको ध्यान हो तो। ये एक ऐसा नेचुरल मिनरल है जो फाइबर से मिलकर बना है और ये नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। ये ड्यूरेबल होता है, फायर प्रूफ होता है और रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होता है, ठीक है।
अब इसके बाद मैं चाहूँगा गनीव, ये सब हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जो कंबशन के लिए नेसेसरी है। तो मैं चाहूँगा गनीव आप ये कंडीशन मुझे पढ़ के बताएं। like air or oxygen, and heating the combustible substance to its ignition temperature. थैंक यू गनीव। 3 कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी है कंबशन टेक प्लेस करने के लिए, आपको पता ही है। उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बर्न कर सके। प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब कि कोई मीडियम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है तो वो सपोर्टर है कंबशन का। इसके अलावा कंबस्टिबल सब्सटेंस को आपको इसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा गनीव कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता ही है। क्योंकि अगर फायर स्टार्ट हो जाती है किसी भी रूम में सपोज, तो आपको सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जिनमें आग लग सके उन्हें वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्हें वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वुडन फर्नीचर, क्लोथ्स, बुक्स, पेपर्स एक्सेट्रा। इन्हें क्विकली आपको उस रूम में से निकालना होगा ताकि जो फायर है वो स्प्रेड अप ना हो जाए in the presence of a large number of combustible substances. Combustible substance को एक्चुअली हम फूड फॉर फायर भी कह सकते हैं, मतलब ये एक तरीके का फूड है फायर के लिए, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही फायर और भड़केगी। सपोर्टर ऑफ कंबशन, सबसे ज़्यादा जो कॉमन सपोर्टर है कंबशन का, जो हमारे अराउंड एयर होती है, राइट, हम ये कह सकते हैं कि एयर बहुत नेसेसरी है कंबशन के लिए। तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि एयर क्यों नेसेसरी है कंबशन के लिए। एक सिंपल सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करके इसके बारे में बता सकते हैं। सामने आप वो मेरी एक्टिविटी देख ही रहे हैं गनीम, मैं चाहूँगा एक बार एक्टिविटी रीड करें आप जोर से। See that this candle keeps on प्लीज कम burning. नियर टू द लैपटॉप एंड स्पीक लाउडर। This uncovered candle keeps burning because it gets continuous supply of fresh air from the surroundings. Let us now cover the burning candle with an inverted glass jar. You will see that the candle stops burning after some time. In other words, the candle gets extinguished. The candle stops burning because the supply of fresh air to the burning candle is cut off by the glass jar cover. If no fresh air is available to the burning candle, it stops burning. This observation shows that air is necessary for combustion to take place. थैंक यू गनीम। देखिए इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक माचिस की तीली जलानी है, ठीक है, और उसे फिक्स कर देना टेबल पे, एक मतलब बर्निंग कैंडल आपको फिक्स कर देनी। ये एक्टिविटी का हम रील भी बनाएंगे गनीम, ठीक है, शॉर्ट्स बनाएंगे इसके। हम ये देखेंगे, आपको पता ही है जैसे ये कैंडल अगर एयर में है तो बर्न करती रहेगी, ठीक है। अब ये अनकवर्ड है कैंडल, ये बर्न करती रहेगी क्योंकि इसे लगातार सप्लाई मिल रहा है फ्रेश एयर का सराउंडिंग में से। अब हम ये एक सिलेंड्रिकल जार आप इसे कह सकते हैं कंटेनर, इसको आप ऐसे उल्टा करके रख देंगे इसके ऊपर जैसा कि रखा हुआ है, ठीक है ना, कवर कर देंगे। तो अब क्या आप देखेंगे थोड़े समय बाद ये बुझ जाएगी कैंडल, बर्निंग कैंडल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एयर का सप्लाई जो है वो कट हो जाएगा, राइट, क्योंकि कोई भी फ्रेश एयर अवेलेबल नहीं होगी बर्निंग कैंडल के लिए, इसकी वजह से ये स्टॉप हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि एयर बहुत नेसेसरी है, क्योंकि एयर एक सपोर्टर है कंबशन का। अब हम अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि एयर जो है वो सपोर्टर है कंबशन का, और एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। देखिए अगर आप किसी बर्निंग चारकोल को कवर कर देंगे वेसल के साथ, तो ये बर्न करना स्टॉप कर देगा, ठीक है ना, कि जो मतलब थोड़े समय के बाद आग बुझ जाएगी। क्योंकि अगर हम बर्निंग चारकोल को कवर अप कर देंगे किसी भी वेसल से, जो कि एयर की सप्लाई को रोक देगा और बर्निंग चारकोल जो है वो बुझ जाएगा, ठीक है ना, उसका बर्निंग बुझ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो यानी कि एयर जो है काफ़ी ज़रूरी है, इसका मतलब है।
इसके बाद हम कुछ और एक्टिविटीज़ की बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे कपड़ों में आग लग जाती है तो मेरे ऊपर ब्लैंकेट लपेट देना फटाफट, क्योंकि ब्लैंकेट क्या करेगा, फायर को बुझा देगा। ऐसा इसलिए होगा कि जो बर्निंग क्लोथ्स हैं पर्सन के, उन्हें आप ब्लैंकेट से कवर अप कर देंगे तो एयर का जो सप्लाई है कट जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्लोथ्स जो है वो बर्न करना बंद कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। गनीब, वीडियोग्राफी चल रही है तो मैं चाहता हूँ आप सीरियसली अटेंशन पे करें। इसके बाद गनीब हम बात करेंगे इन सभी एग्जाम्पल में से देखकर कि जो सप्लाई है सपोर्टर ऑफ कंबशन का टू अ बर्निंग सब्सटेंस वो कट ऑफ हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है बर्निंग का रुक जाएगा। यानी कि सपोर्टर ऑफ कंबशन नेसेसरी है कंबशन को टेक प्लेस करने के लिए, कि अगर कोई सपोर्टर नहीं होगा कंबशन का, जैसे कि एयर नहीं होगी, तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो भी बर्न नहीं कर पाएगा, चाहे इसे इसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट क्यों ना किया जाए। अब बात करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब मैं ये बात करूं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे फायर पकड़ता है और बर्न करता है, तो उसे एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर तक, जब तक वो हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसको बाहर से, जब तक वो खुद आग ना पकड़ ले। तो प्लीज इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है और बर्न करना शुरू कर देता है, उसी को इसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, ये काफ़ी नेसेसरी है कि हम किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करें ताकि वो कंबशन रिएक्शन शो कर सके। जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो लगभग 233 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ये मतलब है कि पीस ऑफ पेपर को हमें हीट करना पड़ेगा कम से कम 233 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि ये आग पकड़ ले और बर्न करना शुरू हो जाए। एक जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर नहीं पकड़ सकता जब तक उसका टेम्परेचर लोअर है देन दैट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ये बात आप याद रखना। हम यूजली एक बर्निंग मैस्टिक या लाइटर को यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर सकें। ये जो बर्निंग मैस्टिक होती है ये हीट प्रोवाइड करती है ताकि सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है बढ़ जाए और उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर को पास करके ज़्यादा होगा तभी वो चीज़ बर्न करना शुरू करेगी। ये बात ध्यान रखना। ये बातें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कुछ एग्जाम्पल से, कि अगर पीस ऑफ पेपर है वो खुद ब खुद आग नहीं पकड़ लेगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो ज़्यादा हायर है रूम टेम्परेचर से। जब हम होल्ड करेंगे किसी भी बर्निंग मैस्टिक को नियर द पीस ऑफ पेपर तो वो बर्न करना शुरू कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय बर्निंग मैस्टिक वो पीस ऑफ पेपर को इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा अचीव करेगी और बर्न करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब जो बेटा इग्निशन टेम्परेचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं ये आग पकड़ते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। कई जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और कई जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं चाहूँगा गनीम आप ये फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए रीड करें सम ऑफ द सब्सटेंसेस से। Substances having low ignition temperatures are paper, splinter, dry grass, white phosphorus, cloth, alcohol, kerosene, petrol, LPG, CNG, and biogas. The lower the ignition temperature, the more easily the substance will catch fire. Substances which have very low ignition temperatures can easily catch fire with a flame. They are called inflammable substances. In other words, a substance which is easily set on fire is called inflammable. Some of the examples of inflammable substances are petrol, alcohol, LPG, CNG and biogas. थैंक यू गनीम। कई जो सब्सटेंसेस हैं जिनका काफ़ी लो होता है इग्निशन टेम्परेचर वो हैं पेपर, वुड स्प्लिंटर्स, ड्राई गैसेस, वाइट फॉस्फोरस, क्लोथ, अल्कोहल,
कैरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, जितना ही लोअर होगा इग्निशन टेम्परेचर उतना सब्सटेंस इजीली फायर कैच पकड़ेगा। आपको पता ही है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है वो आग इजीली पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि ऐसे सब्सटेंस जो इजीली आग पकड़ लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। कई एग्जाम्पल हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस। जितने भी ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे फ्यूल्स जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं यूज़ करने में। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल, इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से एक कैन जिसमें पूरी तरह पेट्रोल भरा हुआ है वो ईजिली आग पकड़ लेगा अगर उसे लाइटेड करेंगे किसी भी मैच स्टिक से, और वो एक्सप्लोसिवली बर्न भी करेगा। इसी वजह से पेट्रोल जो है वो स्टोव्स में यूज़ नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ मैं बात करूं कैरोसिन की, तो उसका कंपैरेटिवली हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से वो बर्न करेगा स्मूथली इन अ कैरोसिन स्टोव। कई और भी सब्सटेंसेस हैं जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, काउ डंग, इसे गोबर के उपले भी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है वो फायर डिफ़िकल्टी से पकड़ते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ही आग पकड़ पाते हैं, और इन्हें डायरेक्टली आप सिर्फ मैचस्टिक बर्न करके जला नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि अब एक मैचस्टिक को कैसे लाइट करते हैं। देखिए, मैचस्टिक भी अपने आप आग नहीं पकड़ लेती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है मैचस्टिक का कहीं ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक जो मैचस्टिक होती है उसे हम तभी जला सकते हैं अगर हम उसे उसके रफ वाला जो सरफेस है उसके साथ रब करेंगे, ठीक है ना। मैच बॉक्स के रफ सरफेस के साथ रब करेंगे, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करेगी, टेम्परेचर को हाई कर देगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इग्निशन टेम्परेचर को हाई करने का काम करते हैं। ये जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये हेड ऑफ मैच स्टिक पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है। और वो इजीली फायर पकड़ लेंगे और मैच स्टिक जो है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब अंडरलाइन कर लीजिए कि मैच स्टिक तभी करेगी जब आप इसे मैच बॉक्स के रफ वाला जो सरफेस है उसके साथ ही आप इसको रब करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तभी ये फायर पकड़ पाएगी। कैरोसिन ऑयल और वुड जो है वो इजीली फायर नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर पे। ऐसा इसलिए होता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है केरोसिन ऑयल और वुड का जो होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर। अगर आप केरोसिन को हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे मैच स्टिक बर्न करके, तो ये इजीली फायर पकड़ लेगा। ऐसा इसलिए होता है कि केरोसिन का कंपैरेटिवली लो होता है इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप उसको जरा सा भी हीट करेंगे तो वो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अचीव हो जाता है, ओके। लेकिन अगर आप वुड को हीट करेंगे जरा सा विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक तो वो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वुड का जो है इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है। जरा सी हीट मिलने पे वो आग नहीं पकड़ेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वुड। क्योंकि कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है तो वो फायर इजीली नहीं पकड़ता, हमें उसके केस में एक स्पेशल केयर लेनी पड़ती है। कई बार हम ये देखेंगे कि कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन के अंदर ईजिली आग पकड़ लेता है जब फ्राइंग पैन को हम रखेंगे बर्निंग स्टोव पर। आपने कभी देखा होगा गनीम, ध्यान से, हैं, फ्राइंग पैन भी आग पकड़ लेता कई बार आप उसमें ऑयल डालेंगे तो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गनीव, अब मैं चाहूँगा आप ज़रा ये वाला पैराग्राफ पढ़ें, हम मान लिए वी नो से।
light a tiny splinter of wood but not a big log of wood. This can be explained as follows. A splinter of wood has a low ignition temperature. Now a burning matchstick can produce sufficient heat to reach the ignition temperature of splinter, which is low. Therefore, a matchstick can light a splinter of wood directly. The ignition temperature of a log of wood is higher, which cannot be reached by the small heat produced by a burning matchstick. So a matchstick cannot light or burn a log of wood directly. In order to burn a log of wood, a small fire is first started by burning straw with a matchstick, and then the log of wood is placed over this fire. The considerable heat of this fire then heats the log of this wood to its ignition temperature, due to which the log starts burning. ओके, ठीक है गनीम। देखिए अब हम बात करेंगे कि एक जो मैचस्टिक है ये एक टाइनी स्प्लिंटर ऑफ वुड को तो जला सकती है, लेकिन एक बड़े लॉग ऑफ वुड को नहीं जला सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक जो स्प्लिंटर है वुड का, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। अगर आप बर्निंग मैचस्टिक प्रोड्यूस करेगी सफिशिएंट हीट ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेगी, क्योंकि स्प्लिंटर ऑफ वुड जो होता है बेटा उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो मैचस्टिक जो है लाइट अप होगी, बर्न होगी और स्प्लिंटर ऑफ वुड के इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेगी, और जो इग्निशन टेम्परेचर होगा हल्की सी हीट के द्वारा जो मैचस्टिक प्रोड्यूस करेगी वो अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन अगर यही हम बड़ा कोई लॉग ऑफ वुड लेंगे डायरेक्टली, तो इसे छोटी सी आग लगने से इसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाएगा। छोटी सी आग किसके द्वारा लगेगी, मैचस्टिक के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कॉन्सिडरेबल हीट होगी ये बड़े लॉग ऑफ वुड के इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाएगी, और बड़ा लॉग ऑफ वुड वाला जो होगा वो ईजिली बर्न नहीं हो पाएगा। कोल की बात करें, कोल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मैंने आपको बताया था। कोल फायर को जस्ट एक माचिस की तीली जला के आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माचिस की तीली जलाने से बहुत ही हल्की हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है सफिशेंट नहीं है कि वो कोल को बर्न कर सके, क्योंकि कोल का इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। कोल फायर को आप इनडायरेक्टली हम कई बार स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, हम कैरोसिन के अंदर क्लोथ के एक पीस को डिप करेंगे, कई जो पीसेस हैं वुड हैं उसके ऊपर अरेंज करेंगे। जब कैरोसिन सोक्ड पीस ऑफ क्लोथ इग्नाइट किया जाएगा एक लाइटेड मैचस्टिक के द्वारा, तो वो बर्न करना शुरू होगा, और जो हीट प्रोड्यूस होगी कैरोसिन बर्न करने के साथ, वही हीट क्या करेगी, वुड के पीसेस को में आग लगाएगी। क्योंकि और जो ये लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग वुड पीसेस, वो हीट अप करेगी कोल को, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक अचीव करेगी, और कोल जो है बर्न करना स्टार्ट करेगा। आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर की गनीम। कई बार आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर जो है अपने आप ही शुरू हो जाती है। होता क्या है, फॉरेस्ट फायर जब बहुत गर्मी के दिन है, जैसे आजकल जून में गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, होता क्या है एक्सट्रीम हीट के दौरान समर में कई बार जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ड्राई ग्रास का फॉरेस्ट के अंदर, वो अचीव हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राई ग्रास होती है वो आग पकड़ लेती है अपने आप ही, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है। ये जो बर्निंग ग्रास है ये फायर स्प्रेड अप होगा, ये फर्दर बुशेस में, झाड़ियों में और पेड़ों तक पहुंच जाएगा, और बहुत ही जल्दी पूरे जंगल को अपने काबू में ले लेगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऐसी फायर्स को कंट्रोल करना। अब हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इग्निशन टेम्परेचर के लिए, फायर को स्टार्ट करने के लिए और बर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। ये अब हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब मैं चाहूँगा गनीब आप ये एक एक्टिविटी और पढ़ लें। इस एक्टिविटी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बस ये एक्टिविटी मैं चाहूँगा आप पढ़ लें। Make two paper cups by folding two round sheets of paper. Keep one paper cup empty but put about 50 milliliter of water in the other empty cup. Heat both paper cups separately over a candle flame.
we will see that the empty paper cup catches fire easily and starts burning. On the other hand, the paper cup containing water does not catch fire. The water becomes hot gradually. If we continue heating this paper cup, we can see the water boil in it. These observations can be explained as follows. When we heat the empty paper cup over the candle flame, then the ignition temperature of paper is reached quickly. Due to this, the empty paper cup catches fire quickly and starts burning. When we heat the paper cup containing water, then the heat supplied to the paper cup is transferred to water inside it by conduction. Due to the continuous transfer of heat from paper cup to water, the paper cup does not get heated too much and its ignition temperature is not reached. So the presence of water, the ignition temperature is not reached. Hence the paper cup does not catch fire. Thank you. ओके, ये एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम ट्राई करेंगे ये एक्टिविटी भी करने की गनीम। इसमें हमें 2 पेपर कप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हमें ऐसे कोनिकल शेप में फोल्ड करना है। और अगर देखो कोई पेपर का कप है, सिर्फ 2 कप लेने हैं, एक को तो नॉर्मल पेपर का रखना है और एक में पानी भर लेना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पेपर का कप है उसे तो आप बर्न करेंगे तो वो इजीली बर्न हो जाएगा, लेकिन जिस पेपर कप में आपने पानी डाला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बर्न अप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। होगा क्या, जब आप हीट करेंगे एम्प्टी पेपर कप को, इसको ओवर द कैंडल फ्लेम, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो फटाफट क्विकली रीच अप हो जाएगा। इसकी वजह से ये पहला वाला जो पेपर कप है ये इजीली फायर पकड़ लेगा। लेकिन जब आप हीट करेंगे दूसरे वाले पेपर कप को, इस पेपर कप को जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जो हीट सप्लाइड होगी इस पेपर कप में वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द वाटर इनसाइड बाय कंडक्शन। लगातार कॉन्टिन्यूस सप्लाई की वजह से हीट की पेपर कप ऑन वाटर से जो पेपर कप होगा वो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर डालने से क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर पेपर का रीच नहीं हो पाया, इस वजह से उसमें आग लग नहीं पाई, राइट। तो क्लास, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था कंबशन एंड फ्लेम का लखमीर सिंह से। जल्दी हम और भी इसके वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।